किसान परिवार से निकल कर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो ठीक है अच्छे परिवार से निकल के आते हैं, उनको सुविधा मिल जाती है। देखिए, मुझे लगता है कि आज के दिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है हमारा सोशल मीडिया। तो सर हमारे जो युवा इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग, दूसरा आपका माइंडसेट, तीसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। मैं सीधे सीधे आपसे कहूँगा, जो बच्चे आज के टाइम में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सही है या गलत? सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। सोशल मीडिया का आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इट इज़ इंजूरियस टू योर मेंटल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देश के लाल में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका देश के विकास में एक बड़ा योगदान है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं 1981 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बलविंदर कुमार। बलविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दरअसल बलविंदर कुमार एक ऐसा नाम है जिसने उत्तर प्रदेश में एक बड़े विकास के आयाम रचे और उसके साथ साथ उन्होंने केंद्र में भी काफ़ी अच्छा काम किया। उनसे हम बात करेंगे और ये उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो इस वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बलविंदर कुमार साहब ने उस वक्त यूपीएससी करने की सोची थी जिस वक्त बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, ना तो इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधाएं थी, ना ही ऑनलाइन क्लास हुआ करती थी। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने 1981 में इस बड़ी परीक्षा को पास किया और देश के आईएएस बने। वो क्या रही आखिरकार उनकी सफलता की वजह, सीधा उन्हीं से जानते हैं। बलविंदर जी, 1981 बैच में आपने आईएएस बने, आपने क्रॉस किया, कैसे लगा आपको कि आपको आईएएस करना है? क्योंकि उस वक्त ना तो इतनी सुविधाएं थी और जिस दिल्ली में आप रहते थे वो दिल्ली भले ही देश की राजधानी थी, तो लेकिन माहौल वहाँ पर भी गाँव का था। देखिए, कोई भी स्टूडेंट या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि किसी अच्छी सर्विस में आना जी। और उस समय जो है हमारा ये था कि किसी अच्छी सर्विस में आना, ना कि केवल सिविल सर्विसेज में आना। तो सभी तरह के एग्ज़ाम्स में हम जो है उस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तब शुरू हो गए थे, उसमें पार्टिसिपेट करते रहे जी। और पहली बार में नहीं हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार जब एग्ज़ाम दिया, कई सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए, तो तब जाकर जो है वो हमको सक्सेस मिली। क्योंकि उस समय भी, हाँ, आज के दिन जो है करीब 7-8 लाख लोग जो है अपीयर होते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में। उस समय हम लोगों के टाइम पे करीब 2 से 2.5 लाख के करीब जो है वो कैंडिडेट्स होते थे, तो रेशो थोड़ा सा अच्छा था। बट अब जो है वो बहुत ही हाइपर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स compete कर रहे हैं। सिचुएशन अब और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। पहले उस समय जो है हम लोग तैयारी करते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, लोगों मतलब गाइडेंस लेते थे, टीचर्स की, सीनियर्स की। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना आ गया कि हर चीज़ जो है अब आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, डिजिटल गैजेट्स में अब आपकी उपलब्ध है। और हर स्टूडेंट को, पहले ये था कि भाई जो अच्छे बच्चे हैं, जो हम जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशबंधु कॉलेज में हमने ग्रेजुएशन की, तो हमें वो एडवांटेज थी जो रूरल एरिया में जो लोग और स्टूडेंट्स हैं उनको वो अवेलेबल फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट आज के दिन चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हों, चाहे आप किसी बहुत ही बैकवर्ड विलेज के किसी भी आप डिग्री कॉलेज से निकले हों, आप बराबर के, आपकी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपको हर चीज़ अब आपको रेडीमेड जो है वो मोबाइल पे और कंप्यूटर पे जो है मिलेगी। तो इन ए वे देखा जाए तो कंपटीशन और ज़्यादा जो है हो गया आज के टाइम में। तो चैलेंजेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ के चैलेंजेस जो है। सर एक्चुअली मैं भी खुद मैं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं तो मैंने 2010-11 तक अटैम्प्ट दिए थे। तो जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान प्रीलिम्स में भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन
अब क्या हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। अभी प्रीलिम्स में कोई सब्जेक्ट नहीं है, अभी वहाँ पर सीसेट का एग्जाम हो गया है, एक जीएस का हो गया है, जिसमें सीसेट सिर्फ क्वालिफाई पेपर है और जीएस के लिए आपको मेरिट लगती है। तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान सर क्या सिलेबस हुआ करता था? क्या प्रीलिम्स में सब्जेक्ट था या क्या था उस वक्त? नहीं, उस समय भी ये स्टार्ट हो चुका था। उस समय 78 में ये नया पैटर्न आ गया था। तो प्रीलिम एग्ज़ाम होता था जिसमें एक जनरल नॉलेज का एक पेपर रहता था, एक ऑप्शनल रहता था सब्जेक्ट या, और फिर उसके बाद जो है वो मेन एंड देन इंटरव्यू। तो फॉर्मेट उस समय जो है वो आ गया था। बट देन सब्सिक्वेंटली ये रियलाइज़ किया गया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो हटा देने चाहिए और उसकी जगह रीजनिंग, लॉजिक, ये एक जनरल सब्जेक्ट्स जो है वो लेके जाया जाए, जो अब इस समय जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो बाय एंड लार्ज जो है सिचुएशन उस समय भी इसी तरह की थी। तो आपका क्या सब्जेक्ट रहा था सर प्रीलिम्स में? आपने क्या लिया और मेंस में वही सेम रखा या चेंज किया? मेरा बॉटनी जूलॉजी उस समय सब्जेक्ट रहा। हालांकि ये बड़े बेकार से सब्जेक्ट माने जाते थे, क्योंकि उस समय ये जमाना था कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे या सब्जेक्ट्स लेते थे। तो अब मुझे लगता है कि अब ज़्यादा प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेटिक हो गया है कि अब आप किसी भी जगह से आप यदि आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको compete कर रहे हैं तो आपको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी आज के दिन भी है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा है और जो एक रूरल बैकग्राउंड से है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट स्टिल इट इज़ बेटर जैसे कि पिछले पीरियड में होता था। सर 1970 के दशक की अगर मैं बात करूं, 70 के दशक की, एक ऐसा लड़का जो कि महरौली के टेंथ के स्कूल में पढ़ा 5वीं क्लास तक, उसके बाद 12वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की, फिर देशबंधु कॉलेज पहुंचा वहाँ पर बीएससी करने के लिए। तो बीएससी मतलब आपको बीएससी करने का क्या लगा कि बीएससी क्यों करनी चाहिए? फिर आपको कैसे लगा कि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है? कहाँ से सर किसी ने आपको गाइडेंस कहाँ से मिली? आपको कैसे लगा? देखो, उस समय मैं बिल्कुल ही हिंदी मीडियम के स्कूल में टेंथ में पढ़ा हुआ था, मुझे कोई आइडिया नहीं था जी। मेरे मदर फादर जो है वो टोटली इलिटरेट थे, हमें भी नहीं पता होता था कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है उस समय। बट ये एक जुनून था कि भाई मेहनत करके कुछ है एक अच्छे कैरियर की शुरुआत करनी है। तो मेरा जो है मेन एम उस समय था डॉक्टर बनना। तो मैंने 2 साल जो है लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था और जो है उस समय जो है वो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह compete कर सकते थे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए। तो मैं फेल हो गया, मतलब दोनों बार जो है दोनों साल जो है मैं फेल हुआ। फिर उसके बाद मैंने कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करता रहा और मेरे साथ बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये थी कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था और बहुत ज़्यादा हमको उस समय अवेयरनेस नहीं थी। बट अल्टीमेटली जो है वो आपकी जो मेहनत है, आपके जो कंसिस्टेंसी, आपकी विल पावर वो काम आती है। तो हालांकि अब सर्कमस्टांसेस जो है वो सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है, बट आज के दिन भी ये चीज़ अपनी जगह है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी आपकी कंसिस्टेंसी है, कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, और फेलियर को एज ए आप लर्निंग लेसन्स लेके आप यदि आगे चलते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। सर चूँकि आपका तो सिलेक्शन हो गया था और जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग नौकरी में चले जाते हैं आप लोग, लेकिन कहते हैं कि जो फेलियर होता है, इसका जो फेल हो जाता है वो अक्सर टीचर बन जाता है। तो जब से मैं पत्रकारिता में आया हूँ तब से तो मैं क्लास नहीं देता हूँ, मैं भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए जाता था। जब यूपीएससी के बच्चों को सर हम क्लास देते थे तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों से हमारा इंस्ट्रक्शन होता था, बातचीत होती थी। तो वहाँ पर एक चीज़ जो मैंने खुद ने भी फेस की कि वहाँ पर बच्चों में जो हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं उनमें एक डर रहता है। ये कहते हैं कि यूपीएससी में भी अगर आप
काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, Yes. नंबर 1। नंबर 2, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस को भी निकाल लेते हैं, उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ बड़ी परेशानी होती है कि अरे तो हिंदी मीडियम का है, ये है। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से था तो मैं उनको समझाता था, लेकिन लोग मेरी बात पर इसलिए ज़्यादा यकीन नहीं करते थे क्योंकि मैं फेलियर था। मैं अगर मैं सिलेक्ट हो जाता तो शायद मेरी बात को ज़्यादा समझते, क्योंकि आपने बताया आप खुद हिंदी मीडियम से पढ़े हैं आप, लेकिन आप सिलेक्ट भी हुए। बिल्कुल, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है वो इनइक्वालिटी होती थी अपॉर्चुनिटीज़ में। जी। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं वो बच्चे निश्चित रूप से ज़्यादातर जो है वो क्लियर कर जाते थे। बट आज के दिन ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आप रूरल एरिया से हैं, आप हिल्स में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने की है तो आप निश्चित रूप से आपको उतनी ही बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो बाकी कॉन्वेंट एजुकेटेड और बड़े अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़े हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा जो है वो परिवर्तन देखने को मिला है। पहले जो है आप सोच भी नहीं सकते कि आप हिंदी मीडियम में जो है आप डॉक्टर बनेंगे, या बनते थे बट बहुत कम, बहुत मेहनत करनी पड़ती। बट आज के दिन तो आप देखिए हर जगह पर अब यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में भी अब हिंदी का प्रोविज़न है कि आप अपना हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा बदलाव जो है वो आया है। और सर इस बार के हम रिजल्टों में देख रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े हैं, मैं पिछले अगर 4-5 साल की बात करूं तो उसमें परसेंटेज रेशो बढ़ा है। कि पहले बहुत कम बच्चे हिंदी मीडियम वाले सिलेक्ट होते थे, लेकिन अब हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। और एक शख्स का नाम याद है, दिव्य कीर्ति सर की अगर मैं बात करूं तो विकास दिव्य कीर्ति ने चूँकि काफ़ी ज़्यादा हिंदी को लेकर बात की, उन्होंने मोटिवेट किया बच्चों को कि अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश मीडियम से आप नहीं पढ़े हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने के बावजूद भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। सर जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं, जो गाँव से निकल के आए हैं, किसान परिवार से निकल कर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो ठीक है अच्छे परिवार से निकल के आते हैं, उनको सुविधा मिल जाती है, उनको सर क्या आप टिप्स देंगे कि आज के दौर में वो किस तरह से तैयारी करें? देखिए, मुझे लगता है कि आज के दिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हमारा सोशल मीडिया का, डिजिटल ऑब्सेशन का, कि हर व्यक्ति जो है आजकल खासकर स्टूडेंट में जो है ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो गई है सोशल मीडिया पे रहने पे। ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें तो करीब 5 से 6 घंटे जो है वो एवरेज स्पैन है, और स्टूडेंट्स में ये और ज़्यादा है। यदि आज के दिन किसी ने जो है ये सोशल मीडिया से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको यदि ये हैंडल कर लें सही तरीके से, तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो है वो मिल सकती है, नंबर 1। दूसरा जो है, आप जितना ज़्यादा फोकस्ड होंगे, डिटरमिन्ड होंगे, और एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि 7 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं और 1000 कुछ सीट्स हैं, 0.07% जो है वो सक्सेस रेट है। और जब इतना कम सक्सेस रेट होता है तो लक फैक्टर भी बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्ट्रैक्शन आपका मिनिमम हो और आपका जो है वो कंसंट्रेशन, फोकस, डिटर्मिनेशन आपका बना रहे, और एक वेल स्ट्रेटजी के अंदर आप यदि तैयारी करते रहें, 1 साल, 2 साल, 3 साल आपका प्लान रहे, तो आप निश्चित रूप से आप अच्छे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप IAS IPS बन जाएगा, बट निश्चित रूप से आप अच्छी सर्विस में जा सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए। राइट सर। कि ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 7 लाख बच्चे जो है अपीयर हो रहे हैं और 0.07% सक्सेस रेट है, तो आपका एक प्लान बी भी तैयार होना चाहिए। जो आप पढ़ाई करेंगे इस दौरान 1 साल 2 साल सिविल सर्विसेज के लिए, ये आगे भी आपको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। जो आप
लर्न करेंगे, लेसन्स लर्न करेंगे फेलियर से, वो आगे आपके काम आएंगे। तो मेरे विचार से प्लान बी हमेशा तैयार रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बंदा जो है वो सिविल सर्विसेज में चले जाएगा, बिल्कुल राइट, परंतु यदि वो सिविल सर्विसेज में नहीं गया और यदि आपने अच्छी तैयारी इस दौरान की है, उसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से आगे मिलता है सर। हम सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन आज जर्नलिस्ट बन गए, तो एक प्लान बी था कि ठीक है हम नहीं बने आईएएस तो क्या हो गया, हम पत्रकार बन चुके हैं। तो प्लान बी के तहत हम डिप्रेशन में ना जाकर एक अच्छी जर्नी हमने शुरुआत कर दी है। सर आपने चूंकि सोशल मीडिया का जिक्र आपने कर दिया है, मैं सीधे सीधे आपसे कहूँगा जो बच्चे आज के टाइम में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सही है या गलत? देखिए, सोशल मीडिया जो है वो डबल एज्ड वेपन है। इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप दूसरों से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको और नॉलेज मिलती है, परंतु नुकसान डिस्ट्रैक्शन का है। आपका अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से। आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, क्रोनिक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ये सारा फॉल आउट जो है वो सोशल मीडिया का है। इनफैक्ट अभी परसों जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में एक जो है आर्टिकल छपा जिसमें जो वहाँ के जो सर्जन जनरल हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, उन्होंने ये कहा है कि जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वार्निंग इशू करनी चाहिए कि आप यदि एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का, आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इट इज़ इंजूरियस टू योर मेंटल हेल्थ। तो ये जो है जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, मैं निश्चित रूप से उनको ये कहूँगा कि जितना लिमिट कर सके सोशल मीडिया का उतना इसको करें। और बहुत सारे जो है अब टेक्निक्स, इम्प्रूव्ड टेक्निक्स आ गई हैं जहां आप मेमोरी को आप और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, ज़्यादा आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। और देखा जाए तो इंटेलिजेंस लेवल जो हमारी जो आज के दिन की जनरेशन का कहीं ज़्यादा है हमारे से कंपेयर टू अस। हमारे टाइम पे हमें लगता था कि हम जो हमारे से पुरानी जनरेशन है उससे ज़्यादा, बट अब जो यंग जनरेशन है वो हम लोगों से बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है। बट यदि वो फोकस्ड हैं, डिटरमिन्ड हैं, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर कहते हैं यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी बात होती है कि जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, जिसने टाइम टेबल ठीक से बना लिया, उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सर हमारे जो युवा इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे, किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करें, प्रीलिम्स की तैयारी किस तरह से करें, मेंस की तैयारी करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें, और उसके बाद जब इंटरव्यू में आप अपेयर होते हैं तो किस तरह से आपको एहतियात बरतनी है? क्या देखिए, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग, आपकी एक बहुत सही सटीक प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि आपने 1 साल या 2 साल लगा के आपने ये सब्जेक्ट लेके आपने ये तैयारी करनी है, नंबर 1। दूसरा, आपका माइंडसेट, राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए कि आप जो है एक बहुत ही नोटोरियस किस्म के एग्ज़ाम में आप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और राइट माइंडसेट, राइट प्लानिंग, और तीसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। आपकी बिल्कुल सही प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, और उस प्रायोरिटीज़ के अनुसार आपको टाइम एलोकेट करना चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स पे, कि जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो वीक आपके सब्जेक्ट के अंदर एरियाज़ हैं, उन पर आप ज़्यादा टाइम एलोकेट करें, और उसको टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज़ करें। जब आप पढ़ें तो बीच में आप गैप देते रहें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के तैयारी करते समय। इंटरव्यू के सर मैंने पूछा था कि इंटरव्यू अगर आप अपेयर होने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वो निकाल देते हैं प्रीलिम्स, क्योंकि उसमें लिखना आपको ऑप्शनल होते हैं,
उसके आप जाते हैं मेंस के लिए, मेंस में सबको बताओ मुझे राइटिंग का प्रैक्टिस करना है कि मुझे कितना एक ऐसे भी लिखना था वो 1000 से 1200 वर्ड में लिखना है, ये सब लिखना है। लेकिन जब इंटरव्यू में होता है तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है सर, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से समझे कि जो पैनल सामने बैठा हुआ है वो क्या क्या चीज़ मॉनिटर करते हैं, वो किन किन बातों को ध्यान देखिए इंटरव्यू में खास बात चीज़ ये है कि उन्होंने यूपीएससी ने आपकी नॉलेज टेस्ट कर ली है जी, आपकी जो डोमेन नॉलेज है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो आपकी टेस्ट हो चुकी है, आप उसमें से पास हो चुके हैं। इंटरव्यू में जो आपके बाकी एट्रीब्यूट्स हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है वो क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं, आपकी ओवरऑल स्मार्टनेस आपकी कैसी है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये जो है इंटरव्यू के दौरान टेस्ट किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू से पहले जो लोग रट रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट होना है और जो है कि सही तरीके से आपका जो है वो रिप्लाई देने का तरीका, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कैसे आप रिप्लाई करेंगे, हैंडल करते हैं उनको ना, ये आपकी जो स्मार्टनेस है जी जी जी, वो आपके अंदर जो है वो होनी चाहिए। डोमेन नॉलेज तो उन्होंने चेक कर लिया, चेक कर ली, देख लिया, आप पास हो गए, आप उसमें आ गए हैं। तो इंटरव्यू के दौरान जो है वो ये चीज़ का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे लूँगा, चूँकि आप दिल्ली में रहे, दिल्ली से आपने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हुआ आपने यूपी कैडर चुना, कोई खास वजह रही सर उसकी? यूपी उस दौरान में बहुत अच्छा कैडर जो है वो माना जाता था। इनफैक्ट नंबर 1 पे लोगों की चॉइस जो है वो यूपी रहती थी। उसके बाद यूटी लोग चूज करते थे। यूपी के प्राइम मिनिस्टर आते थे। यूपी जो है सब चीज़ जो एक इंडिया का दारोमदार इसके ऊपर निर्भर करता था। ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छी एक रेपुटेशन होती थी कि भाई ये यूपी कैडर का IAS ऑफिसर है। तो दूसरा फिर ये है कि मेरिट फॉर्चुनेटली जो है वो अच्छी आ गई, इसलिए जो है यूपी कैडर में जो है वो चले गए। अल्टीमेटली लाइफ जो है वो एक बड़ी मिक्स रहती है। आपका हार्ड वर्क है, आपका लक भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल यदि आप एक बहुत अच्छा सोचते हैं जी, और आप मेहनत करते हैं तो सक्सेस मिल जाएगी, नहीं। बहुत सारी जो है वो फैक्टर्स का जो है एक आउटकम जो है वो रहता है। जी जी जी। चलिए सर, आज भी हम देखते हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनके माइंड में रहता है यार अगर सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्शन होता है तो यूपी कैडर को प्रायोरिटी हम देते हैं। मतलब जो उस वक्त में सोचते थे वो आज के बच्चे भी आज के दौर में भी सोचते हैं। और जो आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से पहले आते थे, आज भी भले ही रहने वाले गुजरात के लेकिन चुना गया उनको भी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद बलविंदर कुमार साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बलविंदर कुमार साहब थे जो कि 1981 बैच के IAS ऑफिसर थे। उम्मीद करते हैं जो युवा हैं हमको देख रहे होंगे, जो बलविंदर कुमार साहब को जिन्होंने सुना होगा और जो तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वो टिप्स मिली हैं जो उनके तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही होंगी। आने वाले वक्त में अगले एपिसोड में एक और देश के लाल के साथ हम होंगे फिर से हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान परिवार से निकल कर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो ठीक है अच्छे परिवार से निकल के आते हैं, उनको सुविधा मिल जाती है। देखिए मुझे लगता है कि आज के दिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हमारा सोशल मीडिया। तो सर हमारे जो युवा इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग, दूसरा आपका माइंडसेट, तीसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। मैं सीधे सीधे आपसे कहूँगा जो बच्चे आज के टाइम में UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सही है या गलत? सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। सोशल मीडिया का आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इट इज़ इंजूरियस टू योर मेंटल हेल्थ।